Hello students, welcome to my live class. Today I am going to start properties of symmetric and skew symmetric matrix. हम लोग पिछले क्लास में सममित और विषम सममित का डेफिनेशन देख लिए थे, उसका कुछ एग्जाम्पल भी हो गया था और उसके जस्ट पीछे हम लोग ट्रांसपोज यानी आव्यूह का परिवर्त ये भी देख लिए थे। तो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है उसके एग्जाम्पल हम लोग किए, उसके बाद उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखे, उसके बाद हम लोग सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग उसके प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि सममित और विषम सममित आव्यूह के क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग सममित और विषम सममित आव्यूह पढ़े थे तो उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, दिमाग में आपको डाल देते हैं किस तरह का होता था। तो सममित आव्यूह होने के लिए आपको बताए थे कि ये अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये सममित कब कहलाएगा, जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। अगर ए का ट्रांसपोज ए के यानी ए का परिवर्त ए के बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सममित बोलेंगे। और अगर आपको बताए थे कि ए का ट्रांसपोज यानी ए का जो परिवर्त होगा वो अगर माइनस ए के इक्वल हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। इसका मतलब कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी symmetric matrix if transpose of A equal to A, and a square matrix is said to be skew symmetric matrix if transpose of A equal to minus A। तो जब भी ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होगा तो सिमेट्रिक होगा और ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए के बराबर होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इसी पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सारे क्वेश्चन जो है आपको बुक्स में मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़ें। चलिए पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और पॉइंट नंबर 1 है इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए अगर एक वर्ग आव्यूह है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, ये सब जो है आपस में क्या कहलाएंगे, सममित आव्यूह कहलाएंगे। ये सब जो है आपस में क्या कहलाएंगे, सममित। ध्यान समझिएगा, अगर ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए सममित कहलाएगा। लेकिन ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ विषम सममित होगा। ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ विषम सममित होगा। इस चीज़ को हम लोग फिर से समझते हैं, ध्यान समझिए। ए एक वर्ग आव्यूह अगर है तो अगर हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हमेशा जो है क्या आएगा, सममित होगा। ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सममित होगा। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित होने का मतलब क्या कि जैसे हम बताते हैं, सिंपल एक लेते हैं एक वर्ग आव्यूह। तो अगर ए सममित होता है तो इसको ए को सममित प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए का परिवर्त निकालते हैं और ये ए का परिवर्त ए के बराबर होना चाहिए। तो अगर ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए सममित है, इसका मतलब कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए सममित अगर इसको दिखाना होगा तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए टोटल का से ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ए प्लस ए के ट्रांसपोज को सममित दिखाना है, इसका मतलब कि ए प्लस ए के ट्रांसपोज का टोटल का होल जो है ट्रांसपोज निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। अगर हो गया तो इसका मतलब कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सममित है। तो कोई भी वर्ग आव्यूह के सममित होने के लिए उस टोटल का ट्रांसपोज जो है, उस टोटल का ट्रांसपोज उस जो है आव्यूह के बराबर होना चाहिए। तो अगर ए प्लस ए डैश जो है सममित है, इसका मतलब इस टोटल का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए प्लस ए डैश के ए प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से बताते हैं, फिर बारी बारी से आप सब कुछ चेक कर लेंगे अपने से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 3 5 2 हो गया। तो इसको देखिए, हमको ए प्लस ए का ट्रांसपोज को सममित दिखाना है तो हमको ए का ट्रांसपोज भी चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज यहाँ निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या होगा, इसके रो को कॉलम बदलिएगा। तो 1 3, देखिए इसके पंक्ति जो भी पहली पंक्ति थी इसको पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में।
चेंज कर देंगे। तो पहला पंक्ति था 1 3, तो इसको पहले स्तंभ में 1 3 लिख लेंगे। उसके बाद 5 2 5 2 हो गया। ए का ट्रांसपोज निकल गया। अब ए का जब ट्रांसपोज निकल गया तो हमको प्रूफ करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज समित होना चाहिए। तो इसका मतलब कि इस टोटल का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो टोटल का ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले हमको ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज परिवर्त निकाल दिए। तो जैसे इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को ऐड कीजिए। ए प्लस ए का ट्रांसपोज 1 1 कितना हो जाएगा 2, 3 और 5 8 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 4 हो जाएगा। इस तरह से आएगा। अब देखिए इसको हमको प्रूफ करना है कि सममित है। तो इसको सममित प्रूफ करना है, इसका मतलब कि टोटल का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। ए प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो देखिए क्या मिलता है। देखिए अगर इसको हमको सममित दिखाना है, इसका मतलब इस टोटल का ट्रांसपोज इसी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बराबर आ जाएगा इसका मतलब कि ये क्या होगा, सममित हो जाएगा। तो इस टोटल का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको घूम जाएगा, 2 8 हो जाएगा। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में चला गया, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए कि ये जो आया, ये जो अवयव आया, ये किसके बराबर है, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर है। दिख रहा है, इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ए प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो है ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सममित है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सममित है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप ए इंटू ए का ट्रांसपोज सममित दिखा सकते हैं, ए का ट्रांसपोज इंटू ए सममित दिखा सकते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे ए इंटू ए का ट्रांसपोज को सममित दिखाना होगा तो इस टोटल का ट्रांसपोज निकालेंगे और ये ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होगा। तो याद रखिएगा ए एक वर्ग अवयव अगर है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इंटू ए हमेशा सममित होगा। लेकिन ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, विषम सममित होगा। पॉइंट नंबर 2। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अगर ए एक सममित अवयव है, ए कैसा अवयव है, सममित अवयव है। पहले से ही आपको दिया है कि ए एक सममित है। ए एक सममित का मतलब कि ए का ट्रांसपोज हमेशा ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ए एक सममित अवयव है तो उस केस में माइनस ए कर दें या के इंटू ए, इसका मतलब कि उस अवयव में किसी कांस्टेंट का गुणा कर दें या ए का परिवर्त यानी ट्रांसपोज निकाल दें या ए का पावर कुछ भी रहे, जैसे ए स्क्वायर ए क्यू इस सब, ठीक है। या ए इन्वर्स, ए इन्वर्स एक नया चीज़ आपको दिख रहा है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। बस अभी प्रॉपर्टी चल रहा है तो सबको हम एक जगह आपको लिख के बता देते हैं और सबको अभी लिख लेंगे और जब ए इन्वर्स हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे ए इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं ए इन्वर्स, ऊपर -1 लिखा है तो इसको आप क्या रीड करेंगे, ए इन्वर्स। तो ध्यान समझेंगे कि अगर ए एक सममित अवयव है तो उस केस में माइनस ए, के इंटू ए का परिवर्त ए टू द पावर एन और ए इन्वर्स तथा बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, ये सब जो है सममित होंगे। बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी क्या होगा, ये सब सममित होगा, ठीक है। जहाँ बी जो है एक वर्ग अवयव होगा और इसकी कोटि ए के बराबर होगी, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। बहुत ध्यान समझेंगे कि ए एक सममित अवयव होगा तो माइनस ए के ए का ट्रांसपोज ए टू द पावर एन या ए का इन्वर्स, ये सब जो है सममित कहलाएंगे और साथ ही साथ बी का ट्रांसपोज इंटू ए भी क्या होगा, सममित होगा। चलिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर ए एक विषम सममित अवयव है, देखिए ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ए विषम सममित अवयव है तो उस केस में क्या होगा, ए का पावर 2n, ए का पावर 2n सममित होगा। ए का पावर 2n क्या होगा, सममित। ए का पावर 2n का मतलब कि जो भी ए अवयव का डिग्री होगा, घात होगा, वह 2 के मल्टीपल में, इसका मतलब क्या होगा, सम संख्या 2 4 6 8 इस तरह से, ठीक है। तो अगर ए जो है एक विषम सममित अवयव है तो ए का पावर 2n एक क्या होगा, सममित होगा, ठीक है। और ए का पावर 2n प्लस 1 एक क्या होगा, विषम सममित होगा। इसका मतलब विषम।
अगर ए एक विषम सममित आव्यूह है तो ए का घात जब भी सम संख्या में रहेगा, जैसे ए स्क्वायर, ए का पावर 4, ए का पावर 6 का मान निकालना होगा, तो ये सब हमेशा क्या आएंगे, सममित आएंगे। लेकिन ए का पावर जैसे मान लीजिए 1 हुआ, ए का पावर 3 हो या ए का पावर 5 हो गया, इसे विषम संख्या, तो वैसे केसेज में ये क्या होगा, विषम सममित होगा। क्योंकि आपको बताए भी थे कि 2n का मतलब होता है सम, सम संख्या को 2n के फॉर्म में लिखते हैं, और 2n+1 या 2n-1 को विषम संख्या को 2n+1 या 2n-1 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी ए विषम सममित आव्यूह होगा तो ए का पावर 2n, ए का पावर 2n+1, ये ए का पावर 2n सममित में आएगा और ए का पावर 2n+1 विषम सममित में। उसके बाद के ए देखिए, तो एक बार और आपको बता देते हैं कि जब भी ए विषम सममित होगा तो ए का घात अगर सम संख्या रहेगा, सम, तो वहाँ पे उसको सममित बोलेंगे, और वही ए का घात विषम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विषम सममित बोलेंगे। उसके बाद आता है अगला पॉइंट कि अगर ए विषम सममित आव्यूह है तो के इंटू ए विषम सममित होगा। इसका मतलब कि उस आव्यूह में कांस्टेंट का गुणा कर देंगे तो वो हमेशा जो है विषम सममित आव्यूह के बराबर होगा। और ऊपर में क्या था कि ए एक सममित आव्यूह है, ए एक सममित आव्यूह है, तो यहाँ पे बताए थे कि के क्या होगा, सममित। अगर ए विषम सममित, ए एक सममित आव्यूह है तो के सममित होगा। अगर ए जो है विषम सममित है तो उस केस में जो है के जो है क्या होगा, विषम सममित होगा। तो सममित के लिए सममित होगा, विषम सममित के लिए विषम सममित होगा। अगला इसी में पॉइंट है कि अगर विषम सममित आव्यूह हो गया तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी भी एक विषम सममित होगा। देखिए सब उसी के जैसा है, ठीक है। उसमें सममित था तो सममित हो रहा था, इसमें विषम सममित है तो विषम सममित हो रहा है। तो अगर ए जो है विषम सममित आव्यूह है तो ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ए बी भी एक विषम सममित होगा, जहाँ बी एक वर्ग आव्यूह है और जिसकी कोटि ए के क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि दोनों कंपेरेबल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में है कि अगर ए और बी दोनों सममित आव्यूह हों, ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, सममित, तो उस केस में ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए बी प्लस बी ए सममित होंगे। याद रखिएगा कि ए और बी दोनों सममित होगा तो उन दोनों आव्यूहों का योगफल अंतर दोनों सममित होगा, ठीक है। और ए बी प्लस बी ए भी क्या होगा, सममित होगा। लेकिन ए बी माइनस बी ए, देखिए पॉइंट नंबर यहाँ पे बी में ए बी माइनस बी ए क्या होगा, विषम सममित। तो ए और बी अगर सममित है तो ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, विषम सममित होगा। लेकिन ए बी एक सममित होगा, इसका मतलब कि ए और बी का गुणनफल क्या होगा, सममित होगा। तो यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेते हैं एक ही लाइन में कि ए और बी अगर सममित है तो उसका योगफल ए प्लस बी, उसका अंतर ए माइनस बी, ए बी प्लस बी ए और उनका गुणनफल ए बी, ये सब सममित होगा। लेकिन ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, विषम सममित हो जाएगा। क्लियर। और ये भी आप याद रखेंगे कि ए बी सममित होगा तो वहाँ पे ए बी और बी ए आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी सममित होगा, अदरवाइज सममित नहीं होगा। चलिए पॉइंट नंबर 5 नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 5 है कि अगर ए और बी दोनों विषम सममित आव्यूह हैं, दोनों जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हैं, तो उस केस में उसका योगफल ए प्लस बी, उसका अंतर ए माइनस बी और ए बी माइनस बी ए, ये सब जो है विषम सममित होगा, ठीक है। लेकिन ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। ए बी प्लस बी ए क्या होगा, सममित होगा। आप एक एक करके अपने से बना बना के चेक कर सकते हैं, ये सब जो है कंडीशन सही होगा। चलिए पॉइंट नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 6, यदि ए एक विषम सममित आव्यूह हो तथा सी एक स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह समझते हैं, जिसमें एक ही स्तंभ होता है उसको स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। तो यदि ए एक विषम सममित आव्यूह हो और सी एक स्तंभ आव्यूह हो तो उस केस में ट्रांसपोज ऑफ सी यानी सी का परिवर्त इंटू ए बी, ये क्या होगा, एक शून्य आव्यूह होगा। ट्रांसपोज ऑफ सी इंटू ए सी, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ सी इंटू ए सी क्या होगा, शून्य आव्यूह होगा। ध्यान समझिएगा, अगर ए एक विषम सममित आव्यूह है, ए कैसा है, विषम सममित, और सी क्या है, एक स्तंभ आव्यूह है, तो उस केस में ट्रांसपोज ऑफ सी इंटू ए सी क्या होगा,
शून्य अवयव होगा, मतलब उसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 0 ये सब आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स आपको बताते हैं। देखिए, इस पे क्वेश्चन बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन में भी, कि कोई भी अगर हमारे पास वर्ग आव्यूह, क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई भी अगर हमारे पास वर्ग आव्यूह है तो उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में अगर लिखना होगा तो आपके लिए ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हमारे पास मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कोई वर्ग आव्यूह है, तो इसको अगर सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना होगा तो सममित और विषम सममित, देखिए सममित सममित और प्लस विषम सममित, इस फॉर्म में लिखना है। तो सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में जैसे लिखेंगे तो उसके लिए फार्मूला है ए बराबर, ध्यान समझिएगा, 1/2। सममित के लिए लिखिएगा ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, फिर प्लस 1/2 विषम सममित के लिए ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो जब भी कोई भी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना होगा तो इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, अगर सममित लिखना होगा तो 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, और विषम सममित लिखना होगा तो 1 माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, और दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, प्लस, क्योंकि सम के फॉर्म में लिखना है। तो ये आप तरीका याद रखेंगे कि जब भी कोई वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है तो आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसको इस फॉर्म में अगर हम लिख देंगे तो वो कहलाएगा सममित और विषम सममित का योगफल या योग रूप। ठीक है, तो एक जैसे एग्जाम्पल करके आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वर्ग आव्यूह है ए, जिसका अवयव है 2 3 1 4, हो गया 2 3 1 4। अगर हमको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना होगा तो सममित के लिए हमको ए प्लस ए का ट्रांसपोज चाहिए, और फिर विषम सममित के लिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज चाहिए, तब तो हम लोग फिर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दोनों निकाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए अगर मिल गया तो ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो देखिए, ए का ट्रांसपोज अगर इसका परिवर्त जरूरत पड़ेगा तो परिवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 3 घुमा के लिख देंगे इसको, 1 4, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से निकाल देते हैं। ठीक है, ताकि हमको रखने में आसानी होगा। तो पहले हम ए प्लस ए का परिवर्त निकालते हैं। तो ए प्लस ए का परिवर्त जैसे निकालिएगा तो ये होगा 2 और 2, देखिए इसको ऐड कर देंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 कितना होगा 4, 1 और 3 कितना होगा 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे। तो ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालने के लिए माइनस करेंगे तो 2 में से 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका, फिर 3 में से 1 होगा घटेगा तो आपको 2 मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 1 में से 3 माइनस 2 मिल जाएगा। उसके बाद 4 माइनस 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना होता है। यही फार्मूला है आपको, 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे पहले कि 1/2, देखिए अब सीधे से लिखते हैं एक ही बार में, 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए कितना दिया है, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 होगा, और यहाँ पे 8 होगा, फिर प्लस 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर देंगे और इसको लिख लेंगे फिर कैलकुलेट करके। तो 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में कर देंगे, और दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो वो होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। इसका मतलब सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल आप उतार लेंगे और इसको बना लेंगे आगे तक एक लाइन और। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखिए प्रॉपर्टी, सममित और विषम सममित आव्यूह का प्रॉपर्टी खत्म हो गया। सममित और विषम सममित आव्यूह का प्रॉपर्टी खत्म हो गया। ठीक है, अब एक और जो है कुछ और जो है आव्यूह हैं स्पेशल टाइप्स के, इसको आपको याद रखना है। इसको भी बता देते हैं आपको, जो आगे एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक में केजी सिन्हा वगैरह में इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला पॉइंट है,
अब तो टाइप से यहाँ से प्रॉपर्टी जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, उसके बाद दूसरा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, उसके बाद क्या है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह को क्या बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, अव्युत्क्रमणीय को हम लोग क्या बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और व्युत्क्रमणीय को हम लोग क्या बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग अव्युत्क्रमणीय या व्युत्क्रमणीय जो भी है उसको देखते हैं बारी बारी से, ध्यान समझिएगा। तो कोई भी वर्ग आव्यूह ए, अगर ए एक वर्ग आव्यूह है, एक ऐसा आव्यूह है वर्ग आव्यूह, सबसे पहले व्युत्क्रमणीय से स्टार्ट करते हैं कि अगर ए एक वर्ग आव्यूह है तो ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। आप लोग अलग अलग लिख लेंगे। कोई अगर एक वर्ग आव्यूह ए है तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। कब? यदि उसका डिटर्मिनेंट, देखिए ये जो चिन्ह है इस तरह से एक के दोनों ओर ये शटर बनाया हुआ है, ठीक है, ये सारणिक का चिन्ह है। सारणिक अगले चैप्टर में आएगा, अभी आपको सारणिक पढ़ाया नहीं है, सारणिक पढ़ाएंगे, इसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो जब भी कोई भी वर्ग आव्यूह आपको मिले तो वो जो है व्युत्क्रमणीय कब कहलाएगा, जब ए का सारणिक का मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर कोई वर्ग आव्यूह हमारे पास है तो उसका अगर हम सारणिक निकालते हैं तो उसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वैसे केसेज में उसको हम लोग क्या बोलेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे। अब अलग अलग कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक निकालने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन आपको दो कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक निकालने के लिए बता देते हैं और उसी से हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिर आगे जब हम लोग सारणिक पढ़ेंगे तो और बड़े बड़े 3 कोटि 4 कोटि के वर्ग आव्यूह का हम लोग सारणिक निकालने के लिए सीखेंगे। तो अभी हम लोग डिफिनीशन को समझ लेते हैं और फिर जब चैप्टर स्टार्ट होगा सारणिक का तो उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है, अलग अलग कोटि का कैसे निकालते हैं। तो जब भी जो है कोई भी वर्ग आव्यूह का सारणिक, अगर एक वर्ग आव्यूह है और इसका अगर सारणिक 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि उसको कौन सा आव्यूह है, वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और जिस वर्ग आव्यूह का सारणिक 0 के बराबर हो जाएगा उसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, पहले व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, ध्यान समझिए, व्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि उसका सारणिक 0 के बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय है, सॉरी उसको बोलेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अगर जो है वर्ग आव्यूह का सारणिक 0 के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय है। तो क्लियर हो गया, कोई भी वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय कहलाएगा अगर ए का जो सारणिक है वो 0 के बराबर नहीं होगा, पहला पॉइंट। और कोई भी वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि ए का सारणिक 0 के बराबर हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सारणिक को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे डेट, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को शॉर्ट में डेट ऐसे लिखते हैं, डेट ऑफ ए या डेट ऑफ ऐसे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल से, ध्यान समझिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको आपको बताना है कि अव्युत्क्रमणीय है कि व्युत्क्रमणीय है। ए एक वर्ग आव्यूह दिया है जिसका अवयव 2 3 4 और 5। तो अगर एक वर्ग आव्यूह है तो सबसे पहले व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका सारणिक निकालेंगे। तो देखिए सारणिक निकालते हैं, यहाँ पे ए का सारणिक, ध्यान समझिएगा, अगर ए एक वर्ग आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए एक वर्ग आव्यूह है तो इसका सारणिक कैसे निकालते हैं, पहले आपको दो कोटि का बताते हैं। दो कोटि में जैसे मान लीजिए एक ऐसे लेते हैं 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर 2 बाई 2 कोटि का है तो इसका सारणिक निकालने का सबसे आसान तरीका है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे लिख लेते हैं 2 कोटि 3 कोटि 1 कोटि, जितने भी कोटि के वर्ग आव्यूह होंगे सबका सारणिक अलग अलग तरीके से निकलता है, ठीक है, एक ही तरीके से सबका नहीं निकालेंगे।
तो जब भी एक वर्ग अवयव होगा दो कोटि का तो उसका सारणिक निकालने के लिए पहले मुख्य विकर्ण को गुणा कर देते हैं। तो 2×5 कितना होगा 10 फिर माइनस, फिर रेस्ट वाले विकर्ण को जो शेष विकर्ण है उसका गुणा कर देते हैं। तो 4×3 12, तो कितना हो जाएगा आपका -2। अब देखिए -2 जो आया क्या वो जीरो के बराबर है क्या? नहीं, जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब कि ये जो अवयव होगा वो क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा। तो किसी भी वर्ग अवयव को व्युत्क्रमणीय होने के लिए उसका सारणिक जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दिए कि दो कोटि का अगर वर्ग अवयव है तो इसका सारणिक कैसे निकालते हैं। इसका सारणिक निकालने के लिए देखिए यहाँ पे, इस यहाँ पे समझिए, इसका सारणिक निकालने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयव को गुणा कर देते हैं। तो 2 में 5 का करेंगे तो 10 होगा, ध्यान समझिए। और 3 में 4 4 में 3 का कर देंगे तो 4 में 3 का करेंगे तो 12 होगा। तो 10 में से 12 घटेगा कितना होगा? -2। अब देखिए -2 जो है, जो -2 आया जीरो के बराबर है क्या? नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ए जो वर्ग अवयव है वो व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है? ये व्युत्क्रमणीय है, क्योंकि आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर ये व्युत्क्रमणीय अवयव है तो अव्युत्क्रमणीय क्या होगा? अव्युत्क्रमणीय का भी आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग अवयव है जिसका अवयव है 2, यहाँ पे है 6, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। देखिए दो कोटि का ही है, 2×2 कोटि का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 3 6, तो इसका अगर हम लोग सारणिक निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? देखिए 6 दूना के 12 माइनस, देखिए इसको ऐसे गुणा कर दिए और इसको ऐसे करेंगे 3 चौके 12, तो 12 - 12 कितना? जीरो। और जीरो जो है जीरो के बराबर है। इसका मतलब कि ये क्या होगा? ये जो है हो जाएगा आपका अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हो गया अव्युत्क्रमणीय और ये जो एग्जाम्पल है वो क्या है? व्युत्क्रमणीय है, क्योंकि इसका जो सारणिक है वो जीरो के बराबर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय। एक एक लाइन में याद रखेंगे कि कोई भी वर्ग अवयव ए जो है व्युत्क्रमणीय कब कहलाएगा? जब ए का सारणिक जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर वो जीरो के बराबर हो गया तो वो क्या कहलाएगा? अव्युत्क्रमणीय। कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज यहीं तक, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर अब 3.3 के एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब टोटल क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज का बन जाएगा यहाँ तक। तो आज हम लोग क्या पढ़ लिए? प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जितने भी प्रॉपर्टी हैं ये बहुत ध्यान से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेई के एग्जामिनेशन के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। कोई भी आप सीबीएसई से हो चाहे बिहार बोर्ड से हो, सबके लिए जो है ये सब प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। हम एक चीज़ और कहेंगे कि जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं ये प्रॉपर्टी भी जरूर देख लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको बता दिए हैं, ध्यान से देखिए और इस पे क्वेश्चन बनाइए। जो भी चीज़ समझ में नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए और अगले वाले क्लास में फिर उसको बता दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू।